कल्पना कीजिए कि अगर हमारे शरीर के चारों तरफ मौजूद ऊर्जा के घेरे यानी ऑरा को स्कैन करके आने वाली परेशानियों का पता लगाया जा सके। उनके होने से भी पहले। हाँ, उनके होने से भी पहले। क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जो ग्रहों के असर से लेकर मतलब किसी की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तक हर चीज की पहचान कर सके। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी दुनिया की एक गहरी पड़ताल पर ले जाते हैं। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही विस्तृत ऑरा स्कैनिंग कोर्स के नोट्स देख रहे हैं और इसमें काम करने का एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीका बताया गया है। अच्छा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। पेंडुलम और एल रॉड जैसे कुछ खास उपकरणों को कैसे इस्तेमाल करना है, उनसे किस तरह की ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं को खोजा जा सकता है और फिर उनका हल कैसे करना है। एग्जैक्टली। इसमें निदान और उपचार दोनों शामिल है। अच्छा, तो ये एक पूरा सिस्टम है। चलिए फिर इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, ये किन खास दोषों या समस्याओं को ढूंढने का दावा करते हैं और फिर उनके लिए क्या उपाय बताए गए हैं। जरूर। तो इस पूरी प्रणाली की शुरुआत ही बहुत अनोखी है। इसमें मुख्य तौर पर दो उपकरण हैं, पेंडुलम और एल रॉड। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्हें इस्तेमाल करने से पहले इन्हें तैयार करना पड़ता है। और तो और हमें बताया गया है कि उपकरणों को एक नाम भी देना पड़ता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये वाकई दिलचस्प है। नोट्स के मुताबिक नाम देने की प्रक्रिया इन उपकरणों के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए है। पर्सनल कनेक्शन? एक बेजान चीज से? जी, ये माना जाता है कि इससे स्कैनर और उपकरण के बीच एक तालमेल बनता है। और तैयारी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, एक चार्जिंग प्रक्रिया भी है। चार्जिंग? हाँ, जिसमें स्कैनर को उपकरण हाथ में लेकर अपने 3 चक्रों को छूना होता है। तीसरा नेत्र, गला और हृदय, ऐसा 3 बार किया जाता है। ये सब अवचेतन मन को मतलब सबकॉन्शियस माइंड को उपकरण के साथ जोड़ने के लिए है। वाह, मतलब ये सिर्फ कोई औजार नहीं है बल्कि इन्हें स्कैनर का एक हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है। और जब कोई स्कैनिंग शुरू करता है तो उसके लिए भी कुछ खास नियम है। हाँ, मानसिक अनुशासन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्रशिक्षक 3 सबसे जरूरी नियम बताते हैं। क्या है वो? पहला है सकारात्मक रहें। मतलब अगर मन में कोई शक भी हो तब भी स्कैनिंग करते समय पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। ठीक है। दूसरा नियम है सटीक सवाल पूछें। एक बार में एक ही सवाल जो पूरा और साफ हो और उसे जोर से बोलना है। जोर से? क्यों? ताकि चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड भी उस प्रक्रिया में शामिल हो। और तीसरा नियम? तीसरा नियम है विचारहीन अवस्था में रहें। विचारहीन अवस्था? हाँ, इसका मतलब है कि अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें ताकि आपके अपने विचार या भावनाएं वो जवाब को प्रभावित ना करें। एक मिनट, मैं यहाँ कुछ समझना चाहता हूँ। अगर पेंडुलम हाँ या ना बता सकता है तो फिर इसमें 1% चार्ट का जिक्र क्यों है जो 0 से 100% तक मापता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल? हाँ, एक दोहरी जांच का तरीका। नियम ये है कि अगर पेंडुलम हाँ में घूमता है तो प्रतिशत चार्ट पर भी नतीजा 50% से ऊपर आना चाहिए। अगर ना में घूमता है तो 50% से नीचे। और अगर मेल नहीं खाते तो इसका मतलब है कि स्कैनर की ऊर्जा ठीक नहीं है और उसे दोबारा कोशिश करनी चाहिए। वो लोग उल्टे सवाल पूछकर भी कंफर्म करते हैं, जैसे कि क्या नकारात्मक प्रतिशत है? अच्छा, तो ये सिर्फ अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं है, इसमें सटीकता को लेकर एक ढांचा भी बनाया गया है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसमें कुछ नैतिक नियम भी हैं। बिल्कुल, एक नैतिक ढांचा बहुत जरूरी माना गया है। सबसे पहला नियम है कि किसी को भी स्कैन करने से पहले उसकी इजाजत लेना जरूरी है, सिवाय माता पिता की, जैसा कि लिखा है। जी, सिर्फ माता पिता अपने बच्चों के लिए बिना पूछे कर सकते हैं। और एक और नियम है जो काफी ध्यान खींचता है, ऊर्जा विनिमय नियम। ऊर्जा विनिमय नियम? ये सुनने में बहुत प्रोफेशनल लगता है। हाँ, ये है भी। इसका मतलब है कि अगर आप परिवार के बाहर किसी के लिए ये काम करते हैं तो उसके बदले में कुछ लेना देना जरूरी है। नोट्स में साफ लिखा है कि कोई चैरिटी का काम नहीं। और कीमतें भी तय होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि मुफ्त में दी गई ऊर्जा का कोई मोल नहीं होता। तो जब स्कैनर इन सब नियमों के साथ तैयार हो जाता है तो वो काम कैसे शुरू करता है? क्या कोई तय प्रक्रिया है? हाँ, एक बहुत ही व्यवस्थित प्रोटोकॉल है, एक चेकलिस्ट की तरह। सबसे पहले व्यक्ति के आभा मंडल यानी ऑरा की जांच होती है। ओके। उसके बाद 2 खास तरह के प्रभावों की जांच की जाती है, आईआर प्रभाव और यूवी प्रभाव। आईआर और यूवी, ये तो विज्ञान के शब्द लगते हैं।
इनका यहाँ क्या मतलब है? स्रोत में इन्हें खास तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। आईआर प्रभाव को आम भाषा में नजर दोष कहा गया है। नजर दोष यानी बुरी नजर। हाँ, ये वो नकारात्मक ऊर्जा है जिसकी वजह से बनते बनते काम बिगड़ जाता है। नोट्स में एक उदाहरण था कि कैसे एक प्रॉपर्टी डील आखिरी मिनट में कैंसिल हो गई। अच्छा, तो ये उस आम धारणा से जुड़ा है कि किसी की जलन या बुरी सोच से हमारा काम रुक सकता है। और ये यूवी प्रभाव क्या है? यूवी प्रभाव को ग्रहों की प्रणाली से आने वाली नकारात्मक किरणों के रूप में बताया गया है। ग्रहों से? जी, स्रोत के अनुसार ये किरणें व्यक्ति के ऑरा को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकती हैं, जिससे गहरी निराशा, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। अरे बाप रे! और ये दोनों प्रभाव उस बड़ी अवधारणा से जुड़ते हैं जिसका जिक्र नोट्स में बार बार है कि जीवन की लगभग सभी समस्याएं ऊर्जा के असंतुलन से पैदा होती हैं। और इन दोनों प्रभावों के लिए क्या कोई खास उपाय बताया गया है? हाँ, दोनों के लिए प्राथमिक उपाय के तौर पर ऑरा 6-in-1 डिवाइस का जिक्र है। बताया गया है कि इसमें 9 ग्रहों से जुड़े पत्थर होते हैं जो इन प्रभावों को बेअसर करते हैं। तो ये डिवाइस ग्रहों जैसी बड़ी समस्याओं के लिए है। लेकिन क्या होता है जब समस्या ज्यादा सीधी और किसी के बुरे इरादे से जुड़ी हो? मेरा अंदाजा है कि बंधन दोष का कॉन्सेप्ट यहीं आता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर आईआर और यूवी प्रभाव बाहरी दुनिया से आते हैं तो ये बंधन दोष कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत और सीधा हमला माना जाता है। इसे गुप्त प्रथाओं जैसे काला जादू या किया कराया के जरिए किसी की ऊर्जा को बांधने की क्रिया के रूप में समझाया गया है। और स्रोत के मुताबिक की कितनी आम समस्या है? प्रशिक्षक के अनुभव के अनुसार ये चौंकाने वाला है, लेकिन उनका दावा है कि 40 से 50% आबादी इससे किसी न किसी स्तर पर प्रभावित है। 40 से 50%, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। ये तो लगभग हर दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। जी, स्रोत में इसका आधार प्रशिक्षक का अपना कई सालों का अनुभव और हजारों केस स्टडीज को बताया गया है। उन्होंने इसकी तुलना किसी को कुर्सी से बांध देने से की है। मतलब इंसान में काबिलियत तो है, पर वो किसी अनदेखी रस्सी से बंधा हुआ है। बिल्कुल, और आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो इस बंधन दोष का पता कैसे लगाया जाता है? क्या इसका भी कोई प्रोटोकॉल है? हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा संरचित है, किसी जासूसी कहानी जैसा। इसमें 4 चरण हैं। 4 चरण? जी, पहला चरण है बुनियादी पता लगाना, जिसमें हाँ या ना और प्रतिशत चार्ट से ये पता लगाया जाता है कि ये दोष है भी या नहीं। ठीक है। और दूसरा चरण है विधि की पहचान करना, यानी ये पता लगाना कि ये किस तरीके से किया गया था, मंत्र विद्या से, तंत्र विद्या से या किसी और विज्ञान से। वाह, ये तो ऊर्जा की दुनिया की पूरी फॉरेंसिक जांच है। और आगे? तीसरा चरण है समय सीमा की स्कैनिंग। स्कैनर वर्तमान वर्ष, जो नोट्स में 2025 है, से शुरू करता है और एक साल पीछे जाता है, जब तक कि उसे हाँ का जवाब न मिल जाए। सही। और चौथा और आखिरी चरण है अपराधी की पहचान करना। इसमें पहले लिंग और फिर संबंध की श्रेणी के हिसाब से स्कैन किया जाता है। ये तो बहुत ही विस्तृत जानकारी है, लेकिन क्या ये सब क्लाइंट को बताया जाता है? किसी पर सीधा आरोप लगाना तो नहीं, और यहीं पर प्रशिक्षक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि क्लाइंट को कभी भी बंधन दोष जैसे तकनीकी शब्द या अपराधी का नाम नहीं बताना चाहिए। तो फिर क्या कहना है? बस सरल भाषा में समझाना चाहिए कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा आप पर असर कर रही है। ठीक है, तो ऑरा, आईआरयूवी प्रभाव और बंधन दोष के बाद क्या आता है? प्रोटोकॉल में अंतिम चरण है बुरी ऊर्जाओं का पता लगाना। बुरी ऊर्जाएं मतलब? स्रोत के अनुसार ये वे आत्माएं हैं जिनकी मृत्यु के बाद उचित अंतिम संस्कार नहीं हुए होते हैं। माना जाता है कि ये ऊर्जाएं किसी व्यक्ति या घर से जुड़ सकती हैं। तो ये एक अलौकिक परत जोड़ता है, लेकिन इसमें तो स्कैनर के लिए भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ स्कैनर की सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी प्रोटोकॉल है। क्या है वो? किसी क्लाइंट को बुरी ऊर्जा के बारे में बताने से पहले स्कैनर को अपने उपकरणों से 3 अनिवार्य सवाल पूछने होते हैं। 3 सवाल? हाँ, क्या ये ऊर्जा मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? क्या मुझे क्लाइंट को इस बारे में बताना चाहिए? और क्या मुझे उनके परिवार को बताना चाहिए? अगर किसी भी सवाल का जवाब ना में आता है तो स्कैनर को वो केस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हुई समस्याओं की पहचान, लेकिन ये सिस्टम सिर्फ निदान पर नहीं रुकता, इसके पास समाधान भी हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ये बहुत खास उत्पाद आधारित समाधान है। बंधन दोष के लिए निवारण किट का जिक्र है। हाँ, समाधान बहुत विशिष्ट है। बंधन दोष निवारण किट में 4 चीजें होती हैं। पहला है ब्रह्मास्त्र तेल। ब्रह्मास्त्र तेल?
जी, इसकी खासियत ये है कि इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की एक तस्वीर बॉटल के अंदर डाली जाती है और एक बाहर चिपकाई जाती है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है ऑरा 16 इन 1 डिवाइस, जो भविष्य में होने वाले ऐसे हमलों से सुरक्षा के लिए है। तीसरा है ऑरा क्लिंजिंग बाथ ऑयल, जो नहाने के लिए है। जी, और चौथा है ओम जेल क्रिस्टल। इन क्रिस्टल्स को पीने के पानी की बोतल में डाला जाता है, जो अंदरूनी सफाई के लिए है। मतलब ये एक पूरा लाइफस्टाइल पैकेज है, अंदरूनी सफाई, बाहरी सफाई और भविष्य की सुरक्षा। ये कितने समय तक करना होता है? स्थायी नतीजों के लिए कम से कम 43 दिनों तक पूरे प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। और बुरी ऊर्जाओं के लिए क्या उपाय हैं? क्या वो भी इसी तरह का है? व्यक्तिगत किट लद्दुब में सी ही है, लेकिन उसमें एक 5वां आइटम जुड़ जाता है, एक ऑरा क्लिंजिंग रोल ऑन। इसे दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ओके। लेकिन बात सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित नहीं है। घर को सुरक्षित करने के लिए भी समाधान दिए गए हैं, और उसमें 2 अलग-अलग विकल्प हैं। घर के लिए 2 विकल्प, ये दिलचस्प है। क्या है वो? ये 2 विकल्प अलग-अलग तरह की जीवन शैली वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। पहला विकल्प है त्रिशक्ति यंत्र। यंत्र? हाँ, इन्हें घर के हर कमरे में लगाना होता है, लेकिन इसमें रख रखाव की जरूरत होती है। हफ्ते में 2 बार गंगा जल छिड़कना और एक सक्रिय अनुष्ठान भी करना पड़ता है। ये तो उन लोगों के लिए हो सकता है जो इन सब रिचुअल्स को करने में सहज हों। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प बहुत ज्यादा आधुनिक और सरल है, सकारात्मकता बढ़ाने वाली सुगंध की बोतलें। सुगंध की बोतलें? जी, ये छोटी-छोटी 5 ml की बोतलें होती हैं, जिन्हें बस कमरों के कोनों में फर्श पर रखना होता है। इनमें कोई रखरखाव नहीं है और स्रोत का दावा है कि ये 8 से 10 साल तक असरदार रहती हैं। तो ये उनके लिए हैं जिनके पास समय नहीं है या जो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं के पहचान और उनके इलाज के लिए एक बहुत ही संरचित, लगभग वैज्ञानिक लगने वाली प्रणाली देखी है। इसमें खास उपकरण हैं, तय प्रोटोकॉल हैं और हर समस्या के लिए उत्पाद आधारित समाधान है। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जहां अनदेखी ऊर्जाओं को नापा जा सकता है और संभाला जा सकता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो है आध्यात्मिक अवधारणाओं जैसे ऑरा और नजर दोष का एक बहुत ही नैदानिक प्रक्रिया के साथ मिश्रण। हाँ, बहुत क्लिनिकल अप्रोच है। बिल्कुल। हाँ नहीं के सवालों से लेकर प्रतिशत चार्ट से पुष्टि करने तक, समस्याओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटने से लेकर, ये एक ऐसा ढांचा है जो उन मुद्दों को मापने की कोशिश करता है जिन्हें आम तौर पर अमूर्त माना जाता है। एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। इस कोर्स की सामग्री में अभ्यास करने वालों के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी नियमों में से एक पर जोर दिया गया है: सकारात्मक रहें। हाँ, आत्मविश्वास बनाए रखें। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी प्रणाली में जो इतनी ज्यादा सूक्ष्म ऊर्जा और अंतर्ज्ञान पर निर्भर करती है, अभ्यास करने वाले का अपना विश्वास और उसकी अपनी ऊर्जा, वो जांच के नतीजों को कितना प्रभावित करती होगी?